कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के दोनों मेन लीड से होती है। मिस्टर युआन चिंग की बॉडी पे अपने नेम का ही मार्क लगा रहे थे और यहीं पे साथ ही साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। एक्चुअली में ये तो चिंग का एक सपना ही होता है, हमेशा ही वो अपने सपने में इस लड़के को देखा करती है, लेकिन कभी तो वो इस इंसान से मिली ही नहीं थी। यही बात तो सरप्राइजिंग होती है कि ये लड़का मेरे ड्रीम में क्यों आया करता है। जाने कि इसे इसके बॉयफ्रेंड लियू का मैसेज मिलता है कि आज की रात फुल रेडी हो के आज जाना, मैं तुम अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। वो कब से ही कह रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड दिखाओ, अपनी गर्लफ्रेंड दिखाओ। सो अगले ही सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि ये फुल तैयार होकर क्लब पहुँच आई थी। अब लियू के फ्रेंड्स की लिस्ट में तो मिस्टर युआन भी शामिल होते हैं, जिसके देखते ही चिंग तो एकदम शॉक्ड रह गई थी कि ये तो वही बंदा है जो कि मेरे सपने में आया करता है। सो इसलिए ही उसने अपना इससे फासला पहले ही बना के रख लिया था। लियू तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए चलता बनता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए जैसे वाइन पीती है तो इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। यही देखते हुए अब जुआन इसे रोक के जूस सर्व करने लगा था कि ये तुम्हारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसका ये गेस्चर इसे पसंद तो आता है कि मैं ऐसे ही समझ रही थी कि ये बैड पर्सन है, वैसे लग तो नहीं रहा है। अब एक बहाने से तो जुआन ने इसे अपना नंबर भी एक्सचेंज कर ही लिया होता है। लियू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, सो इसे ही संभालना पड़ जाता है। और यहाँ से वापसी पे तो युआन की नज़रें तो चिंग पे ही अटकी हुई थी। वो इसे मैसेज करके बोलते हैं कि आज के दिन इस ड्रेस में तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा सा ड्रेस सिर्फ मेरे लिए ही पहनना। यही मैसेज पढ़ना था। अब तो उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है कि युआन से तो मेरी आज ही फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, सो वो फ्रैंकली ऐसी बातें कैसे कर सकता है। इसने जल्दी से उसका मैसेज डिलीट कर दिया था। ये अपने बॉयफ्रेंड को लेके लॉयल थी, उसके अलावा किसी के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहती है। इनके रिलेशनशिप को स्टार्ट किए हुए 3 साल गुजर गए होते हैं और आज ही लियू ने रोमांटिक से डिनर का ही अरेंज किया हुआ था। ये सब कुछ देख के मन में सोच रही होती है कि शायद अब ये मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। यार पहले तो वो इसे एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस ही गिफ्ट करता है कि ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ही बाय किया, बट डोंट वरी, जल्दी तुम्हें शादी के लिए भी प्रपोज कर दूंगा और अपनी मॉम से भी मिलवाऊंगा, तुम इस बात की ज़्यादा टेंशन मत लेना। और यही जो इसके लिए केयर करता है सबसे ज़्यादा ही पसंद होती हैं चिंग को। इसलिए ही तो फ़ौरन से ही जो नंबर के उसने जुआन का सेव किया था वो डिलीट कर देती है कि मैं इस शख्स से कोई रब्ता ही नहीं रखना चाहती हूँ, ऐसे ही खामखा में मुझे बहकाने की कोशिश ना करे। अब चिंग ने जुआन का नंबर डिलीट कर दिया था। ये सब कुछ देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर खुद को ही यहाँ पे काम डाउन रहने का बोल के मन में यही सोच रहा होता है कि कोई नहीं, मुझे भी अभी इतनी जल्दी नहीं है। अगले दिन ही चिंग को पता चलता है कि इसके बॉस जिस इन्वेस्टर की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर युआन ही है। इस सिटी के सबसे पावरफुल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं एंड इवन कि इसकी फैमिली रिचेस्ट फैमिलीज़ में ही शुमार होती है। ये तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी कि मैं तो आइंदा के बाद कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, आज देखो कैसे मुलाकात हो गई इससे। बॉस तो इसे यहाँ से चले जाने को ही बोल रहे थे कि हम कुछ ज़रूरी बात कर लेंगे, तभी जुआन रोक लेता है कि कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पे बैठना चाहती है तो बिल्कुल बैठ सकती है। अब वो भी फ़ौरन से कह देते हैं कि हाँ ठीक है, आप जैसा करने को बोलेंगे हम वही करने के लिए तैयार हैं, बस एक दफ़ा आप हमें इंटरव्यू दे दें। फ़िलहाल तो अब जैसे ही बॉस नोट करते हैं कि इसका बिहेवियर तो चिंग के साथ काफ़ी अच्छा है, वो तो इसे घर छोड़ने का ही बोलने लगे थे कि ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है तो मैं इनकी केयर करनी चाहिए। अब यहाँ से वापसी पे जैसे वो इसे घर छोड़ने के लिए जा रही होती है तो ये बता देता है कि मुझसे आज तुम इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रही हो। तुम समझ रही होगी कि वो वाला मैसेज मैंने सेंड किया था वो मैंने नहीं किया था बल्कि मेरे फ्रेंड्स ने ही प्रैंक किया था। अब पता नहीं उन्होंने क्या लिख के तुम्हें सेंड कर दिया, मुझे खुद भी नहीं पता है। अगर बताना चाहो तो बता सकती हो, मैं ज़रूर उनकी खबर लूँगा। एक्चुअली मैं झूठ ही बोल रहा होता है क्योंकि वो इसे अपने साथ कंफर्टेबल जो फील करवाना चाहता था। अब यही सुनना था। अब वो भी थोड़ा बहुत रिग्रेट फील करती है कि हाँ मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना तो चाहिए था कि ऐसे फ़र्स्ट मुलाकात में ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकता है। खैर उसे नहीं बताती है कि उस मैसेज में इसने क्या राइट किया हुआ था। अब जितने तक कि वो इसे घर ड्रॉप करने के लिए पहुंचती है तब तक तो युआन इधर सो ही गया था। अब जो उसे संभाल ही रही होती है इतने में उसकी आँख खुलती तो है लेकिन फिर ही ड्रंक होने का बहाना बनाने लगता है। इस तरह से मुझे चिंग के क्लोज जाने का मौका मिल जाएगा। इस बेचारी को तो बड़ी मुश्किलों से उसे संभालना पड़ गया था।
अब जैसे ही सोफ़ा पे लिटाने के लिए पहुंचती है, ये साहब तो धड़ाम से उसके ऊपर ही आके गिर गए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। ये फ़ौरन से साइड पे करती हुई वहाँ से भाग जाती है। ये सब कुछ तो युआन जानबूझ के ही कर रहा था। दोबारा से कह देता है कि ठीक है, मुझे अभी अभी जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, जितना इतना अरसा कर लिया उतना थोड़े दिन और सही। अगले दिन बॉस कह रहे थे कि देखो, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम ना अच्छे से घुल मिल गई थी मिस्टर जुआन के साथ, इसलिए उनका इंटरव्यू तुम ही लोगी। अगर ऐसा कर लिया ना, फिर तो तुम्हें इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तो तुम ज़िंदगी भर सोच भी नहीं सकती हो। ये खुश हो जाती है कि ठीक है, बस इंटरव्यू ही तो जाके लेना है, मैं फ़ौरन से मिस्टर जुआन का ले लूँगी, उसके बाद कभी भी उनसे नहीं मिलूँगी। लियो ऑफिस के बाहर ही खुशी खुशी इसके पास पहुंचता है कि देखो, आज ही मॉम तुमसे मिलना चाहती है, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके जाता हूँ। अब जैसे ये उसकी मॉम से मिलने के लिए आई थी, अब अपने बेटे के सामने तो वो काफ़ी अच्छे से बात करती हैं कि मुझे ये लड़की पसंद आई है, ब्यूटीफुल भी है। जैसे लियो साइड पे जाता है तो बस यहाँ पे तो मॉम के तेवर ही बदल गए होते हैं। वो इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही होती हैं। वो समझ रही थी कि चिंग एक गोल्ड डिगर है और पैसे की खातिर ही मेरे बेटे के क्लोज गई है। ये कह रही होती हैं कि जितना जल्दी हो सकता है तुम मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ, तुमसे भी बेहतर और लड़कियां मिल जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे बैकग्राउंड की लड़की ही मेरे बेटे की लाइफ में शामिल हो, तुम नहीं ऑर्फन हो, पता नहीं किसके साथ रहती हो किसके साथ नहीं। ये सब कुछ सुन के इससे भी गुस्सा आ जाता है। वेल, ये तो अपने अंकल एंड आंटी के साथ ही रहती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही नाइस होते हैं। अभी तो अब्रॉड गए हुए थे, साथ में इसका एक कज़न भी है। ये तो अब यहाँ पे मॉम को भी उनकी टक्कर का ही जवाब देती है कि अगर आपको मुझसे कोई एतराज़ है तो अपने बेटे से बात कर सकती हैं। अगर वाकई में उसे मुझसे कोई लगाव ना हुआ, अगर उसने कहा ब्रेकअप कर लो, तो मैं कर लूँगी, लेकिन आपकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। ये सुन के तो अब मॉम का फेस लटक जाता है, स्पेशली कि जब लियो इनके सामने ही से शादी के लिए प्रपोज करने लगा था। तब तो यहाँ पे वो तो उनका मन कर रहा होता है कि इस लड़की को तो इधर धक्के दे के यहाँ से बाहर भगा दूँ। अब ये भी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या मैं इसे हाँ में जवाब दूँ कि ना में। अब लियू की सिंसियरिटी भी देख रही थी कि कैसे वो मुझे प्रपोज कर रहा है। सो फाइनली उसने इसे हाँ कर ही दी होती है। अब जैसे ही पिक्चर्स में देखते हैं कि कैसे इसने रिंग पहनी हुई है अपनी इंगेजमेंट वाली, ये देख देख के तो जुआन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था कि लगता है मैंने हल्के में ले लिया था, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बॉस के कहने के अकॉर्डिंग ये जुआन का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच आई थी। वो तो इसे अपनी गाड़ी में ही बिठा लेता है कि कंफर्टेबल होकर जो भी पूछना चाहती हो पूछ लो, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह देता है कि वैसे मैंने नोट किया है कि तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया था। क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि वो मैसेज मैंने नहीं किए थे, फिर भी ऐसा क्यों किया? इस बात के लिए अपोलोजाइज़ करती है कि ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोबारा से उसने इसे अपना नंबर दे दिया होता है। अब यहाँ पे मज़ीद अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। फाइनली से कह देता है कि वो जो लियू है ना, तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है। उसे छोड़ के अगर तुम मेरे पास आ जाओगी तो मैं वो भी दे सकता हूँ जो कि लियू नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन ये मना कर रही होती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा लव करती हूँ, आप तो बहुत ही शेमलेस हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। वो भी आगे से कह देता है कि ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें एक कंडीशन पे ही इंटरव्यू दूंगा, और वो ये है कि 3 दिनों के लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। जस्ट प्रिटेंड ही तो करना है। बहुत सोचने समझने के बाद ही ये हाँ तो बोलती है, लेकिन ये भी कह देती है साथ ही साथ कि सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए, 3 दिनों के लिए नहीं। तो इनके बीच डील हो ही गई होती है। सो फाइनली इसने अपना इंटरव्यू से दे दिया था, वो वहाँ से चली ही गई थी। अब अचानक इसे कॉल आती है कि इसके ग्रैंडपा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। उन्हें देखने के लिए घर पे पहुंच आया था। सामने से इसकी मुलाकात इसके स्टेप ब्रदर जैक, स्टेप मॉम और डैड से हो जाती है। इसके डैड ने इसकी मॉम की डेथ के बाद ही फ़ौरन से दूसरी शादी कर ली थी, और बस इनके सर पे ही इसका भाई आके थुप के बैठ गया था। वो सारा का सारा ब्लेम अपने ग्रैंडपा की इस कंडीशन का जैक पे ही डाल रहा होता है कि इसी की वजह से ही हुआ होना है। हमेशा ही परेशान करता रहता है कंपनी में, अगर कोई एम्बेजलमेंट करनी हो ये तो मिनटों में कर दे। वह वो साहब होते हैं कि मान ही नहीं रहे होते कि देखो, तुम ऐसे ही हमेशा मुझे गलत ही समझते आए हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम ही अपनी कंपनी संभालने के लिए एकदम परफेक्ट हो, लेकिन मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम तो मत लगाओ। वो तो यहाँ पे अपने भाई को ही काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहने लगा था, और ग्रैंडपा को भी, कि हमेशा वही तुम्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या मेरी उनकी लाइफ में कोई भी इज्जत नहीं है।
यही सुनना था, जुआन ने तो उसे थप्पड़ मार के चुप करा दिया था कि ठीक है, मेरे खिलाफ जो कुछ बोलना है बोल सकते हो, लेकिन ग्रैंडपा के खिलाफ मैं एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहता हूँ। उनके जाने के बाद ही ग्रैंडपा को भी होश आई क्या होता है। यार वो तो अपने इस पोते से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। उनकी तो मरने से पहले यही विश थी कि बस जल्द से जल्दी एक अच्छी सी लड़की तलाश करके तुम शादी कर लो। पता नहीं तुमने अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाई है कि नहीं बनाई है। ये ग्रैंडपा को अश्योर करवाता है कि आप टेंशन मत लें, एक लड़की है मेरी नज़र में, बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उससे। अब ये चिंग को ग्रैंडपा से मिलवाना चाहता था, सो इसे याद आता है कि एक दिन के लिए तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसे मैसेज करता है कि क्या तुम, एक पार्टी है वहाँ पे मेरे साथ चलोगी, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है। ये देख के जुआन को गुस्सा आ जाता है कि ये मुझे कैसे यहाँ पे मना कर सकती है। अब नेक्स्ट सीन में इसे उसी पार्टी में ही लियू के साथ ही दिखाया जाता है। अब यहीं पे इसकी मॉम भी पहुंची हुई थी, जो कि दोबारा इसकी प्रीटी सी ड्रेस को देख के फिर से क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती हैं कि देखो ऐसी ड्रेसेस पहना करो, मेरे ज़रूर बेटे ने ही लेके दी होगी, कितनी ज़्यादा सूट करी है ना तुम पे। मतलब कि ये समझ रही होती हैं कि इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, एक गरीब फैमिली से है। वो कह देती है कि लगता है कि मैडम जी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये ड्रेस मैंने खुद अपने पैसों से बाई की है। अब जैसे ये सब कुछ देखते देखते लियो आता है तो वो पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अपने बेटे को देख के तो यहाँ पे मॉम का बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक ब्रेसलेट ही दिखाने लगी थी कि ये देखो मैं तो कब से इसे देने की ट्राई कर रही थी, बट ये साहिबा है कि लेने से मना ही कर रही होती है। ये देख के अभी से गुस्सा आ जाता है, फ़ौरन से साइड पे चली गई थी। अब यहीं पे हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही गई होती है। अब लियो इससे बात करने के लिए आता है कि मैं अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, बस एक ब्रेसलेट ही तो दे रही थी, खैर तुम भी रख लेती, अगर पसंद नहीं आया था तो कोई बात नहीं थी। ये कह देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो वो तो इसे अपनी मॉम से अपोलोजाइज़ करने को ही बोलने लगा था कि शायद कि तुमने बदतमीज़ी कर दी थी। अब इस बात पे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है चिंग को कि मैं उनसे बदतमीज़ी नहीं कर रही थी, वो खुद ही देखो मुझसे कैसे बात करने के लिए आई थी, पॉइंट आउट कर रही थी मुझे। खैर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरे से बात मत करो। ये कहती हुई साइड पे जुआन भी खड़ा इनके सारी बातें सुन चुका था। वो इसे गाड़ी में ही साइड पे लेके आ जाता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लियो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है, वो कभी भी तुम्हें सारी खुशियाँ नहीं दे पाएगा। सो बेहतर यही रहेगा तुम मेरा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। अब लियो ढूंढता ढूंढता ही बाहर आ जाता है कि कहाँ चली गई हो, प्लीज़। अच्छा ठीक है, अगर मेरी मॉम से माफ़ी नहीं मांगनी है तो मत मांगो। जुआन ने तो फौरन से इसे हक कर लिया था और इसके स्कार को लेके जैसे ही बात करता है तो चिंग हैरान रह जाती है कि इसे मेरे स्कार के बारे में कैसे पता चला। लियो को जुआन की गाड़ी में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो हैरान तो होता है कि यहाँ पे कौन है, क्यूरियोसिटी के मारे जैसे ही देखने के लिए आता है तभी जुआन ने फ़ौरन से इसे किस कर ली थी। अब इससे पहले कि वो गाड़ी में झांकने की कोशिश करता तभी जुआन ने चिंग को छुपा दिया था। अब वो पूछ लेता है कि गाड़ी में ये लड़की कौन है, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी वो बहुत ही शाय फील कर रही थी, इंट्रोवर्ट है ना, ऐसे किसी से मिलती नहीं है, वरना मैं ज़रूर तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता। अब जैसे ही वो इसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कह के वहाँ से जाता है, ये फिर से इसे पकड़ लेता है कि तुमने फिर मेरी इस डील के बारे में क्या सोचा है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी कि नहीं। अब यहाँ पे इसने तो साफ मना कर दिया था कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हो, मतलब कि अपने ही फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से कह रहे हो कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी। मेरा तो ना में ही जवाब है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी का मुझे पता चल रहा है कि तुम एक प्ले बॉय हो। खैर वो भी कह देता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, एक ना एक दिन तो ज़रूर मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। और ये कहता हुआ अपने ड्राइवर से इसे घर छोड़ने का बोल कर वहाँ से चला ही जाता है। इधर ये बॉस कह रहे होते हैं कि ठीक है माना तुमने इंटरव्यू ले लिया था मिस्टर जुआन का, बट उसमें ना फिर भी कुछ मसले वगैरह हैं, तुम्हें जाके मिस्टर जुआन से ज़रूर डिस्कशन कर लेनी चाहिए, वरना ऐसे तो वो हल नहीं होंगे। वो भी कह देते हैं कि ठीक है मैं मिस्टर जुआन से अभी जाके बात करती हूँ। एक्चुअली में मिस्टर जुआन ने खुद ही बॉस को कॉल करके कहा था कि ये सारी बातें तुमने चिंग से बोलनी है। वो फ़ौरन से अब जुआन को कॉल करती है कि मैंने आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, सो कहाँ पे आऊँ मिलने के लिए। वो एक लोकेशन सेंड करते हैं कि वहाँ पे पहुँच जाना। एक्चुअली में ये तो एक क्लब का सीन ही होता है। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँची थी तो अचानक ही इसकी मुलाकात लियो के फ्रेंड से भी हो गई थी कि वैसे आप इधर क्या कर रही हैं, आपके साथ तो लियो को भी होना चाहिए था, वो नहीं है क्या। अब काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी कि ओह नो मैं इन्हें क्या जवाब दूँ कि मैं तो इधर लियो के ही फ्रेंड जुआन से मिलने के लिए आई हूँ।
एक बंदा तो आगे से बदतमीज़ी करने लग जाता है। अब जैसे ही जुआन की नज़र पड़ी थी, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने तो इस पर्सन को अपने फ्रेंड से कह के वहाँ से भिजवा ही दिया और फिर जेलसी के मारे इसके साथ ही ज़ोर ज़बरदस्ती में गेम खेलने ही लग गया था कि लगता है कि तुम्हें ये गेम खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। वो कह देती है कि जैसा आप समझ रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसने उसे जानबूझ के ही बुलवाया था। इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा चिंग को गुस्सा होता है। अब ये जैसे उसे पकड़ता है तो वो बाइट करते हुए इसके हैंड पे चली ही गई थी। अब जुआन लियो की गर्लफ्रेंड को पसंद करने लगा था। इस बात का अंदाज़ा तो इसके फ्रेंड को हो चुका होता है। वो जुआन से कह देता है कि डोंट वरी, मैं इस बार में बिल्कुल भी लियो को नहीं बताऊंगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गई थी उसका ये बिहेवियर देख के, इसलिए लियो को कॉल मिलाती है कि प्लीज़ क्या तुम अभी मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। अब वो भी इससे मिलने के लिए पहुंच आया होता है। अब उसके पूछने पे बता देती है कि गली में एक स्ट्रे डॉग मेरे पीछे पड़ गया था, तभी मैं घबरा गई थी। अब यहाँ पे लियो इसे तसल्ली देने के साथ साथ जैसे ही फॉरहेड पे किस करता है, उसका ये वाला गेस्चर तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब हैरान भी हो रही होती है कि पता नहीं लियो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, जैसे ही वो मेरे क्लोज आया तो मैं ऑकवर्ड फील क्यों करने लगी थी। हालांकि मुझे तो किस की थी जुआन ने, फिर भी मैंने ऐसा फील नहीं किया था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब फिर हमें फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है जबकि कॉलेज लाइफ में ही जुआन और इसने डेटिंग करना शुरू की थी। एक दिन ऐसे ही दीवार को फांकते हुए कुछ कांटे वगैरह इसकी बैक में ही चुभ गए थे, जिसकी वजह से ही इसकी बैक में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगी थी और एक बड़ा सा स्कार भी आ गया। ये उसे डॉक्टर से चेक करवाने के लिए गया था और डॉक्टर ने जुआन को ही डांट दिया था कि देखो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा भी तो नुकसान पहुंच सकता था। या फिर इससे अपोलोजाइज़ करता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, ठीक है, आइंदा के बाद मैं कभी भी ना तो तुम्हारा साथ छोड़ूंगा बल्कि हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। इसी ड्रीम के साथ ही चिंग की आँख खुल जाती है। अब ये सोचने लगी थी कि वो लड़का कौन था। अपनी कुछ मेमोरीज़ वगैरह ये भूल गई होती है। सो इसे याद नहीं था कि कॉलेज लाइफ में जिसके साथ इसने डेटिंग की थी वो जुआन था। अगले ही दिन जैसे ही ऑफिस आई थी तो सामने से देखती है कि इसे तो किसी पर्सन ने बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजे हुए हैं। अब ये मन में सोच रही थी कि शायद लियो नहीं किया होगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो वो जस्ट मुझे चेरी करना चाहता होगा, लेकिन ये सारा कुछ तो इसे जुआन ने ही भेजा था। अब यहाँ से वापसी पे ही जैक अपने सारे बदमाश फ्रेंड्स को लेके इसका काम तमाम करने के लिए पहुँच आया होता है कि हमेशा ही कंपनी भी ग्रैंडपा आपको ही संभालने के लिए दे देते हैं। इवन कि उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है ही नहीं, ना तुम रहोगे और ना ही कभी ग्रैंडपा तुम्हें इतनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये तो फिर यहाँ पे अपने भाई को ही अच्छा खासा सबक सिखा देते हैं। उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा भाई इतनी ज़्यादा फाइट भी कर सकता है। यहाँ पे तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। जुआन ने तो उसे वार्न कर दिया था कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ ये जैसे ही उन सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात करती है इसे, तो लियो कह देता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा है। इवन कि वो तो अभी इसके लिए कुछ और ही लेके आया हुआ था। अब इसे सारी समझ आ जाती है कि अच्छा तो वो सारा किया धरा फिर जुआन का ही होना है, क्योंकि वो मुझे जो कह रहा था कि मैं तुम्हें वो चीज़ें भी बाय करके दे सकता हूँ जो कि लियो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब ये उसे कॉल मिलाती है कि तुम्हारी ये सारी चीज़ें भेजने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैंने मना किया था ना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। अब इसे तो उसकी बातों की कोई भी परवाह नहीं होती है। यहाँ पे जस्ट अपनी डेली याद करवाने लगा था कि एक दिन तुमने मेरे साथ स्पेंड ज़रूर करना है, मना मत करना, वरना देख लो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करना है। वो भी कह देती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पे ही, वो ये है कि इसके बाद मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगे। तो आगे से जुआन कह देता है कि वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है, देखते हैं कि तुम मुझे कितना सेटिस्फाई करती हो। अगले ही दिन ये तो इसे अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ही पहुंच आया होता है। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं कि वाओ जुआन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो चिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, क्योंकि वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड जो कह के ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवा रहा था वो तो इसकी मॉम का जो एक ब्रेसलेट होता है वो भी पहना देते हैं, क्योंकि अब ये उनके घर की होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो थी। इसे देखते ही पहचान गया था जैक। यही कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल वैसी सी क्यों लग रही है जैसे कि हमारा जो एक फ्रेंड है लियो, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। खैर कोई नहीं है, शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि एक बॉयफ्रेंड के होते हुए तुम किसी दूसरे के बारे में कैसे सोच सकती हो। यही देख के अब जुआन को भी अपने भाई पे गुस्सा आ जाता है कि ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, बस अपने काम से काम रखो।
आइंदा के बाद अगर मेरे ही मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, सो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। अब तो फिर जैक साहब की बोलती ही बंद हो गई थी। वो तो खैर उठ गई, इनकी मीटिंग से वहाँ से चले जाते हैं। अब बाद में कहने लगी थी यहाँ से वापसी के वक्त कि तुम्हारा काम तो मैंने पूरा कर दिया है, अब आइंदा के बाद मुझसे कोई भी राब्ता मत रखना। वो कह देता है कि ये किसने कहा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ और तुम्हें छोड़ने का तो कभी ज़िंदगी भर ही नहीं सोच सकता हूँ। ये तुम्हारी गलत फहमी ही होगी। यही सुनना था। अब यहाँ पे तो इसे जुआन पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि कितना ज़्यादा खड़ूस इंसान है ये। लियू की मॉम मौका मिलते ही चिंग को खुद से मिलने के लिए बुलाती हैं। फिर से वही सारी बातें कि तुम मेरे बेटे को डिज़र्व नहीं करती हो, उसकी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो। इवन कि मैंने तो अपने बेटे के लिए काफ़ी सारी ब्लाइंड डेट्स का भी अरेंज कर लिया है, जो कि एक अच्छी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे ये उन्हें मना कर रही होती है और साथ ही साथ इसने इनकी सारी बातें ही अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी कि जब इनका बेटा मुझसे अपनी मॉम की बात करेगा तो मैं उसे ज़रूर ये बता दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तुम्हारी खुद की मॉम ही नहीं चाहती हैं कि हम दोनों कभी भी एक हों। यहाँ पे तो उनसे भी कहने ही लगी थी कि जो भी बात होती है अपने बेटे से क्यों नहीं कर लेती हैं। वैसे ही आपको मुझसे बात करने की या राब्ता रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका बेटा जो भी कहेगा मैं वही कर लूँगी। अगर उसने कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है तो ठीक है, मुझे भी फिर कोई एतराज़ नहीं होगा। इसने जुआन का जो इंटरव्यू लिया था वो वायरल ही हो गया होता है और बस इसकी तो फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई थी। यही सारी बातें इसकी बेस्टी से आके बता रही होती है। यहीं पे ही एक अकाउंट पे भी इनकी नज़र पड़ती है जहाँ पे कि आज से 5 साल पहले जब ये कॉलेज लाइफ में थी इसकी पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड हुई थी। अब फिर इससे पूछ रही होती है कि ये ज़रूर तुम्हारा ही अकाउंट होगा। ये कह देती है कि नहीं, मेरा अकाउंट तो नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन ये काम किसका हो सकता है? शायद हो सकता है लियू कॉलेज लाइफ में मुझे पसंद करता होगा, मुझे कुछ याद नहीं है। सो उसी ने ये अकाउंट बना दिया होगा। मैं ज़रूर इस बारे में उससे पूछूंगी। हम यही सब कुछ देखते हुए अचानक इसके सर में पेन होने लगा था। अब फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब ये कॉलेज से वापस आ रही थी तो तभी कुछ लड़कों को फाइट करते हुए देखती है। फ़ौरन से ही प्रिंसिपल मैडम को ही बुला के इसने वहाँ पे लेके आ गई होती हैं कि वो डांट रही थी कि यहाँ पे भी कोई लड़ाई झगड़े करने का वक्त है, पढ़ाई करो अपनी जाके। वो लड़के आगे से मैम को एक्सप्लेन करते हैं कि हम कोई भी फ़ाइट नहीं कर रहे थे, शुरुआत तो जुआन ने की थी, हमने तो जस्ट यही बात की थी कि वो चिंग जो लड़की है हमारे कॉलेज में वो कितनी ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट है, क्यों ना हम उसे अपने साथ डेटिंग करने के लिए बुलवाएं। यही बात का गुस्सा करने के लिए जुआन ने हमारे यहाँ पे लड़ाई लगा दी। अब बदला लेना तो हमारा बनता ही था। यही सुन के अब मैम तो उन सारों को ही वहाँ से लेके जाने को ही बोलने लगी थी। एक्चुअली में तभी से ही फिर जुआन जब चिंग को पसंद करता था इन्होंने डेटिंग करना शुरू कर दी थी। यही सारी बातें थी जो कि इस वक्त चिंग तो बिल्कुल ही भूल चुकी होती है। अब फिर लियो से भी पूछ लेती है कि ये वाला अकाउंट आपने ही बनाया होगा ना मेरा, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी। तो वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें तो डेटिंग करते हुए 3 साल हुए हैं, ये तो 5 साल पहले का अकाउंट बना हुआ है, मैं तो तब तुम्हें जानता ही नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा हैरान लग रही होती है कि फिर ये अकाउंट किसने बनाया होगा। चलो जो कोई भी है मैं उसका हर हाल में पता चला के रहूँगी। रात को जैसे ही घर पहुँचती है तो इसका नेबर इसे परेशान करने के लिए आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो गया था। ये टेंशन में आके कॉल्स मिलाती है लियू को, लेकिन वो पिक नहीं कर रहा होता। अब ये पर्सन होते हैं कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। ये मुसीबत में होती है और ऊपर से हमारा हीरो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ना आता। ऐसे कैसे हो सकता था? उसने तो इस बंदे की अच्छी खासी धुलाई लगा ली थी, इवन के मारने ही लगा था। लेकिन फिर अचानक ये रोक देती है कि यहाँ पे ऐसे ही किसी का कत्ल करना ठीक नहीं रहेगा, चलो इसे छोड़ दो, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। अब उसे मारते वक्त जो कि जुआन के हाथ पे चोट आई थी, ये मेडिसिन वगैरह लगा देती है, इवन के पट्टी भी इसने बांधी दी थी। अब ये नोट करता है कि इसकी खुद की नेक पे भी तो चोट आई हुई है, वो भी फिर मेडिसिन ही लगाने लगा था। अब ये जैसे उसे टच करता है ऐसे ऑकवर्ड फील नहीं होता है। खुद भी हैरान हो रही होती है कि जैसे ही मेरे क्लोज आने की कोशिश करता है लियू, हालांकि वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है, तब मुझ में ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती है। तभी लियू इसे कॉल करके कहने लगा था कि तुम्हारी बहुत सारी मिस कॉल्स आई पड़ी थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? ये कह देती है कि हाँ बस छोटी मोटी थी, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। वो भी फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये तो अभी भी उसे कह रहा होता है कि लियू साहब तुम्हें डिज़र्व नहीं करते हैं, देखो आज कैसे इतनी ट्रबल में थी तुम, वो कम से कम तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पे आ तो सकता था, वो आया ही नहीं, बिल्कुल भी मतलब वो तुम्हारे लायक नहीं है।
सिर्फ मैं ही डिज़र्व करता हूँ तुम्हें, हर वक्त ही तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। ये तो उसे खुद से दूर कर देती है कि देखो ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे लियू के ख़िलाफ़ भड़का दोगे, हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, देख लेना, वो हमेशा ही मुझे सपोर्ट करता रहेगा। अब इसकी ये वाली न्यूज़ तो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गई थी। एक्चुअली में जो कल रात इसका नेबर इसे परेशान करने के लिए आया था, उसकी वाइफ ने ये पोस्ट लगा दी होती है। उसने तो यही समझा था कि इसका और मेरे हस्बैंड का कोई चक्कर चल रहा है। सो बस इसी वजह से ही इस बेचारी को तो सारे ही बुरा भला कह रहे होते हैं कि देखो अपना बॉयफ्रेंड होते हुए भी ये अपने नेबर के बारे में सोच कैसे सकती है, इवन कि उसकी तो शादी भी हुई है। ये परेशान हो जाती है कि जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है तो सारे मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अब इसकी ये वाली पोस्ट तो युआन ने भी देख ली थी, वो इसे कॉल मिलाता है और यही कहने लगा था कि अगर चाहती हो कि ये पोस्ट तुम्हारी सोशल मीडिया से हट जाए और तुम्हारा नेम क्लियर हो जाए तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। अब ये तो युआन से मिलने के लिए आ गई होती है कि आप जल्दी से ये मेरा मसला हल कर दें, कहीं ये ना हो कि ये वाली न्यूज़ लियू भी देख ले और वो मुझे गलत समझने लगे। इसे तो सिर्फ और सिर्फ लियू की टेंशन ही होती है। अब इसी बात का ही सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है युआन को। वो पहले तो इसके क्लोज आके इसे किस करने लगा था, यही कहता है कि तुम समझ रही होगी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूँगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ। और फिर इसे खुद का मसाज करने को ही बोलने लगा था कि मेरे हाथ पे चोट आई थी ना, तो मैं खुद तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब इसने भी फ़ौरन से ही इसका मसाज कर दिया होता है। अब ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद ही इसने इसके नेबर और उसकी वाइफ को ही अपने आदमियों से कह के यहाँ पे बुलवा लिया था कि ठीक है तुम जो इनके साथ सलूक करना चाहती हो बिल्कुल कर सकती हो। ये भी कह देती है कि ठीक है अगर इनसे कोई गलती हो गई है और ये अपने सारे वर्ड्स वापस ले लें तो मैं भी इन्हें माफ़ कर दूंगी। वो कह देता है कि इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करो। उसने तो इन्हें अच्छा खासा ही सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया था। अब उन्होंने जाकर जो सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह लगा दी थी, इस तरह से इसका नाम क्लियर हो गया होता है। अब ये सब कुछ सुलझाने के बाद ही वो इसे इसके बॉयफ्रेंड लियू की हरकतें ही बताने लग गया था, वो भी एविडेंसेस के साथ कि ये देखो कैसे अपनी मोम के कहने में आके वो ब्लाइंड डेट्स पे जाया करता है। इस बार में तो तुम्हें बिल्कुल खबर होगी ही नहीं। मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास कि तुम अपने इस फैसले से पीछे हट सकती हो। ये मानने को तैयार नहीं होती है कि ऐसे ही खामखा में तुम मेरे और लियो के बीच इंटरफेयर कर रहे हो। हमारी मर्ज़ी है, जो चाहे करते फिरें। वो कह देते हैं कि देखो अगर मैं तुम्हें जो सारी बातें कह रहा हूँ वो सच निकली तो फिर मेरे साथ एक डील कर लो। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के बाद ही सीधा मेरे पास आओगी ना, मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी कि नहीं। वो बार बार कह रहा होता है तो ये भी मान जाती है कि ठीक है एक दफ़ा मुझे अपने बॉयफ्रेंड से अच्छे से निपटने तो दो। अगले ही सीन में देखती है कि वाकई में जैसा कि जुआन सही बोल रहा था, वो तो अपनी ब्लाइंड डेट्स को एंजॉय कर रहा होता है, उसे तो कोई टेंशन ही नहीं होती है इस वक्त जिन किस हाल में है। उसे कॉल्स मिलाती है बट वो साहब आगे से भी बहाना लगा देते हैं कि मैं तो काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। अब जो काम वो कर रहा था सारा जिंग तो देख ही चुकी होती है इसने, तो फिर अब उससे ब्रेकअप भी कर लिया था कि मैंने तुमसे आइंदा के बाद कोई भी रिश्ता बनाना ही नहीं है। जुआन ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। वो फिर इससे कहने के लिए आ गया था, मीन के इसे अपनी डील याद करवाता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो के नहीं हो। ये स्टिल मना किए जा रही होती है और ये देख के युआन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, इवन कि थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गया होता है कि मैं कब से ही तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट तुम हो के नखरे ही दिखाई जा रही हो। एंड फाइनली वो इसका हाथ पकड़ के इसे किस कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अब अगले ही दिन इसे पता चलता है कि इसके अंकल एंड आंटी अब्रॉड से वापस आ रहे हैं। ये परेशानी हो गई थी। अब उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए हमारा हीरो जो पहुंच गया होता है। अब इसने पहले तो उन्हें बता के रखा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, शुक्र है कि नाम नहीं बताया होता कि वो लियो था। वो तो इसके इस बॉयफ्रेंड मीन के जुआन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखो कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है कि बस हमें एयरपोर्ट पे ही पिक करने के लिए आ गया है। उसकी जॉब वगैरह के हवाले से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्हें तो ये बंदा बहुत ही पसंद आया था। अब ये भी खुश होते हैं कि चलो शुक्र है कि हम एक हो ही गए, अब हमारी राह में कोई भी रुकावट डालने वाला नहीं है। अचानक इसे कॉल आ गई थी। अब घर पे आके इसे पता चलता है कि डैड को उनकी दूसरी वाइफ छोड़ के चली गई है। इवन के इनके अपने बेटे जैक ने इनकी अच्छी खासी धुलाई लगा दी थी। अब जो भी इनके अकाउंट में पैसे वगैरह थे वो भी सारे के सारे निकलवा के ही जा चुके होते हैं। डैड को तो अफसोस हो रहा था कि मैंने उस औरत से शादी कर तो कर कैसे ली, देखो वो कैसी निकली, इवन के धोखेबाज मेरे सारे पैसे ले उड़ी है। क्या यहाँ पे डैड अब अपने बेटे से भी माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मैं
तुम्हें कोई भी तवज्जो नहीं दे पाया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बचपन से ही इसे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा नहीं पाला था। खैर हम चूँकि वो डैडी होते हैं तो ये माफ़ कर देता है। सबसे ज़्यादा तो इसे गुस्सा ज़ैक पे आ रहा था कि वो हमारे सारे पैसे लेके कैसे ले उड़ा, उसे तो सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। ऑफिस में ही इससे लड़ने झगड़ने के लिए लीव की एंट्री हो गई थी। वो तो इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझसे ब्रेकअप किया है चिंग ने। तुमने ही मुझे काम में बिज़ी रखा था ना कि इस तरह से मैं टाइम नहीं दे सकूँगा उसे और वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये भी आगे से कह देता है कि ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, जो मेरा मतलब था वो तो हो गया पूरा। अब मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम इस बारे में चिंग को बताते हो कि नहीं बताते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाली है। अब यही सुन के वो कह देता है कि ठीक है, ये तो अभी देखा ही जाएगा। रात को तो अब जुआन ड्रंक हालत में ही घर पहुंचता है। अब मजीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए पहले तो उससे इजाज़त मांगता है। अब वो अपनी मर्ज़ी से ही अपनी सेल्फ को इसके हवाले करने के लिए तैयार थी, तो ये अब पीछे कैसे हट सकता था। दोनों के बीच रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है। इसने युआन के साथ डेटिंग करना शुरू कर दी थी। जैसे इसकी बेस्टी को पता चलता है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि चलो शुक्र है कि इतनी सारी ट्रबल्स को फेस करने के बाद तुम्हें तुम्हारा अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही गया। लियू साहब इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटने वाले होते हैं। उसने मैसेज करके ही चिंग को मिलने के लिए बुलाया था और सारी बात का बता देता है कि कैसे ही बिजनेस मीटिंग में मुझे मसरूफ़ रखा हुआ था युआन ने, इसी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया था। एक्चुअली में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये तो जानती थी कि कैसे ही जब इसने कॉल मिलाई थी कि दूसरी लड़कियों के साथ मज़े से ब्लाइंड डेट्स पे गया हुआ था, कभी भी अपनी फैमिली के सामने इसने चिंग को सपोर्ट नहीं किया था। इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है। और बाकी जो उसने इसकी मॉम की रिकॉर्डिंग वगैरह बनाई हुई थी वो सारी से सुना, हमारे रिश्ते से तुम्हारी मॉम ही खुश नहीं थी कि मैं तो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ, सो इसलिए आइंदा के बाद अब मुझसे कोई भी रब्ता मत रखना, क्योंकि जो भी है तुम्हारी फैमिली मुझसे खुश नहीं है तो मैं कैसे ही तुमसे अपना कोई ताल्लुक़ बना के रख सकती हूँ। इसके बाद ही सीधा पहुँचती है जुआन के पास, क्योंकि आज इन्होंने साथ में ही मिल के लंच करने का जो डिसाइड किया हुआ था। इतनी ब्यूटीफुल सी प्लेस पे वैसे एक खूबसूरत सी रिंग के साथ ही शादी के लिए प्रपोज करता है। अब तो ऑब्वियसली सी बात है चिंग की हाँ ही थी। सो फाइनली 7 साल के बाद युआन को अपने सब्र का फल मिल ही गया। उसने 7 साल तक वेट किया था कि कभी तो इसे रियलाइज़ होगा कि मैं कितना ज़्यादा लव करता हूँ चिंग को, और आज वो दिन आ गया था। साथ में ही रोमांटिक सी नाइट भी स्पेंड करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। अगले ही दिन जैक इसे कॉल मिलाता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और जुआन के हवाले से ही कोई बात करनी है, अगर हो सके तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। ये भी क्यूरियस होती है कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो सकती है कि जो मुझसे मिलने के लिए बुला रहा है। सो फ़ौरन से ही पहुँच आई थी। यहाँ पे जैक जुआन के खिलाफ ही इसे भड़काने ही लग गया होता है कि तुम क्या समझती हो कि जुआन तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है और उसी की खातिर ही तुमसे शादी करना चाहता है, बट रियलिटी में ऐसी कोई भी बात नहीं है। कॉलेज लाइफ में वो किसी लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, अब तुम्हारी शक्ल उससे मैच करती है तभी ही तो वो तुमसे शादी भी करना चाहता है, इसलिए ही तुम्हें खुश रखना चाहता है। जब जब तुम्हें देखता है तो उसे अपना फर्स्ट लव याद आ जाता है। अब ये सारी बातें सुन के कह देती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझ के ये सारी बातें मुझसे बोल रहे हो, चाहते हो कि मेरे और जुआन के बीच ब्रेकअप हो जाएगा, बट तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैक के सामने तो इसने ऐसे रिएक्ट किया था जैसे कि इन सारी बातों से इसे कोई भी फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन मन से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि क्या सच में जुआन का कॉलेज में कोई फर्स्ट लव था। वो लड़की कौन थी, क्या वाकई में उसकी शक्ल मुझसे मैच करती है। यही से परेशान देख के जुआन पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये खैर कहाँ बताने वाली होती है। अब इसका मूड फ्रेश करने के लिए ही वो अपनी सारी फाइल्स कंपनी की जो भी होती हैं इसे दिखा देता है कि मैंने सोचा है कि मेरे पास जो सारा कुछ भी है वो तुम्हारे नाम कर दूँ। एक तरह से तो अपनी सिंसेरिटी ही शो करवा रहा था। ये देखते ही वो अब खुश हो जाती है कि नहीं, मेरे अलावा नहीं कोई और लड़की नहीं होगी, ऐसे ही मैं वहम कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में इसे घर पे ही दिखाया जाता है। खैर अपने अंकल एंड आंटी को ग्रैंडपा से ही मिलवाने के लिए लेके आ गई थी। अब इनके ड्रिंक्स वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी, जैसे ही यहाँ पे अंकल पीते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आम फैमिली नहीं है बल्कि बहुत ही रिच फैमिली है। वो घर पे जाके इस बारे में चिंग से बात करते हैं कि हमने तो सोचा था कि किसी नॉर्मल सी फैमिली में ही तुम्हारी शादी करेंगे, बट अब ऐसा लग नहीं रहा है। माना कि जुआन एक अच्छा लड़का है, लेकिन
हो सकता है कि फ्यूचर में वो फैमिली तुम्हें बुली करे कि तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, तब हमारा क्या बनेगा। इससे बेहतर यही रहेगा कि फ़िलहाल तुम अपनी इंगेजमेंट जो कि करने का फ़ैसला किया था वो हम कैंसिल कर देते हैं। इसने फ़ोन पे बात करके जॉन को सारी बात का बता दिया होता है। अब इसका कज़न इतने दिनों के बाद ही स्कूल से इससे मिलने के लिए आया था। उसके मुंह से निकल जाता है कि कैसे पहले ये लियू को पसंद करती थी, इन्होंने 3 साल डेट किए। ये तो 2-2 महीने ही हुए हैं इसे कि इसकी मुलाकात हुई है जुआन से। यही सुना था अंकल और आंटी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या 2 महीने हुए हैं, इतना अर्सा तो कम ही होता है एक दूसरे को जानने के लिए। अब ये परेशान हो गई थी कि अब तो पक्का पक्का मेरी इंगेजमेंट तो जुआन से नहीं हो सकती है। जुआन तो गिफ्ट वगैरह लेके इससे मिलने के लिए आया था। अंकल आंटी पहले तो चिंग को साइड पे भेज देते हैं और बाद में इससे बात करने लगे थे कि हमें पता चला है कि तुम किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, बल्कि तुम्हारी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। सो हम चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता ना ही बने। कल को अगर आप लोगों ने हमारी बेटी को क्रिटिसाइज़ किया तो फिर क्या बनेगा। मीन के वो चिंग को अपनी बेटी ही समझते हैं। या उन्हें अश्योर करवाता है कि ऐसी टेंशन मत लें आप, मेरे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अपनी लाइफ स्टोरी भी बताने लगा था कि मुझे बचपन में ग्रैंडपा ने ही पाला है, कैसे मॉम की डेथ के बाद डैड ने फ़ौरन से दूसरी शादी कर ली थी। और ये भी कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि पेरेंट्स ना होने का दुख कैसा होता है। मुझे पता है कि चिंग के पेरेंट्स नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। मैं हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करूँगा और उसका ख्याल रखूँगा। आपको मज़ीद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही सुन के अब अंकल और आंटी भी हो जाते हैं, रिलीफ फील करते हैं कि ठीक है, अगर तुम वाकई में उसे लेके सिंसियर हो तो हम भी कौन होते हैं आप लोगों के बीच में टांगी अड़ाने वाले। चुपके चुपके से ये सारी बातें तो इधर चिंग ने भी सुन ली थी। यार ये तो खुश होता है कि फाइनली अंकल आंटी मान गए, हम बहुत जल्दी इंगेजमेंट कर लेंगे। वो जब वापसी पे इसे सी ऑफ करने के लिए आती है तो फ़ौरन से उसे हक कर लेता है। ये भी कहने लगा था कि कल ही ना हम दोनों साथ में ही लंच करेंगे, इसलिए कंपनी आ जाना। वो जैसे ही ऑफिस आती है तो इसकी मुलाकात ही बीवी से हो गई थी, जो कि कॉलेज में इसकी फ्रेंड हुआ करती थी जुआन की। उसे देखते ही अब थोड़ा बहुत तो इसे डाउट होने लगा था कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो कि कॉलेज लाइफ में जुआन का क्रश हुआ करती थी। ये भी तो उसी कॉलेज से ही पढ़ी है। अब इसे जेलिस होता हुआ देख के बहुत ज़्यादा ही जुआन इंजॉय करने लगा था कि अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। अब इसने नेक्स्ट जिसके साथ प्रोजेक्ट साइन करना था वो विवे ही होती है, और इस बात का अंदाज़ा इसे बिल्कुल नहीं था। ये तो बातों ही बातों में उसे ये भी शो ऑफ करवाने ही लगी थी कि कैसे कॉलेज में जुआन मुझसे ही बात क्या करता था, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। हालांकि ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी, जस्ट वो जुआन को पसंद करती थी और इस वक्त विवे का मिशन था कि ये चिंग को जुआन से दूर कर दे। अब ये सारी बातें सुन के इसका भी गुस्से के मारे बुरा हाल था कि मुझे पहले जुआन ने क्यों नहीं बताया था। क्या वो मुझे धोखे में रखने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि कॉलेज में उसका कोई भी फर्स्ट लव नहीं था। इस बारे में जैसे ही बात करती है जुआन से तो वो कह देता है कि मुझे नहीं पता है कि विवे ने तुमसे क्या बातें की हैं, बट वो जस्ट मेरी मॉम के रिलेटिव्स में से ही, ऐसे समझो कि मेरी दूर पार की कज़न है। हाँ ठीक है कि कंपनी को संभालने में और उसे बढ़ाने में मैं उसकी मदद किया करता था, वो भी असिस्टेंट से कह के। इसके अलावा हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। ये सारी बातें सुन के अब कुछ सेटिस्फाई होती है। वो अब इसका मूड और फ्रेश करने के लिए ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेके आ गया था, जहाँ पे कि उन्होंने इंगेजमेंट के लिए इसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ही लेके रखे होते हैं, जिसमें कि इधर ही इसकी मॉम का ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस भी होता है कि तुम्हारी इंगेजमेंट वाले दिन ही ज़रूर तुम्हें जुआन यही पहनाएगा। अब जैसे ही लियू की मॉम को पता चला था कि इतनी रिच फैमिली में अब चिंग की शादी हो रही है जुआन के साथ, उनका तो जेलिसी के मारे बुरा हाल ही होता है कि मैं तो इस लड़की को हल्के में ही ले रही थी। आज ही एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें कि इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है कि जुआन तो चिंग से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता, इसकी काफ़ी तारीफ़ करता है। अब अचानक इसकी नज़र पड़ी थी लियू की भी कि वो भी इंगेजमेंट सेरेमनी में आया है, उससे मिलने के लिए जाना चाहती थी। तो ये भी उसे इजाज़त दे देता है कि ठीक है तुम हेलो हाय जाके कर लेना, और फिर ऊपर से बात करने के लिए खुद भी वहाँ पे आ ही पहुँचा था। इधर ही ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड अभी तक वो नेकलेस लेके नहीं आए हैं, कब से ही वेट कर रहे हैं। जब तक कि वो नेकलेस आ नहीं जाता है तब तक तो इंगेजमेंट नहीं हो सकती है, वरना कि देखो यहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट वगैरह ही बातें बनाएंगे कि हम अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, कम अज़ कम उन्हें
एक्सपेंसिव से गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। अब अचानक कि इसकी मुलाकात वेवे से हो जाती है, जिसने कि चिंग के जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था। इसके सामने ऐसे ही शो ऑफ करवा रही थी कि जैसे कि ये मुझे जुआन ने लेके दिया है, देख लेना। वो ज़रूर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसकी फियांसी कौन है। डैड बेचारे को तो जैक ने ही बेहोश कर दिया था, और इनकी फैमिली का जो नेकलेस होता है वो खुद ही उसने रख लिया होता है कि ये तो मैं जाके अपनी मॉम को दूंगा। इन्होंने मेरी मॉम को नहीं दिया था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ इनके साथ। जुआन तो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होता है कि पता नहीं डैड कहाँ पे चले गए हैं। अब तक तो उन्हें अपने रूम से बाहर आ जाना चाहिए था। जैक साहब तो नेकलेस लेके सीधे ही पहुंचे होते हैं चिंग के पास के। देखा, मैंने तुम्हें कहता था कि जुआन का फर्स्ट लव वेवे ही है। देखो कैसे आज तो उसने अब तुम्हारे जैसी ड्रेस उसे गिफ्ट की हुई है, जो कि पहन के इंगेजमेंट सेरेमनी में आई हुई है। अभी भी वक्त है, पीछे पलट सकती हो। अब ऐसे ही जुआन की नज़र पड़ी थी कि वेवे ने जानबूझ के ही चिंग के जैसा ड्रेस पहना हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यार वो तो इससे अपने लव की कन्फेशन ही करने लगी थी कि मैं तो कब से तुमसे लव करती थी, बट तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। वो तो अभी के अभी इसे अपनी आंखों के सामने ही दूर होने को ही बोलने लगा था कि देखो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जैसे ही पीछे से चिंग को आते हुए देखती है, जानबूझ के इसे हक कर लेती है। अब वो तो वहाँ से चली गई थी ये सब कुछ देख के, ये तो उसे फ़ौरन से खुद से दूर कर देते हैं कि आखिर को तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो यहाँ पे। वेल जो तो इसने आग लगानी थी ना, वो तो लगा ही चुकी होती है। चिंग को उदास सा जाते हुए देख के पीछे ही भागता हुआ पहुंचता है लियू के तुम्हें क्या हुआ है। अब सारी बात का तो उसे अंदाज़ा हो गया था, जैक ने तो अपने साथ लियू को भी मिला लिया होता है। अब यहाँ पर उसे तसल्ली देने के साथ साथ एक पानी की बोतल देता है कि ये तुम पी लो, काफ़ी अच्छा महसूस करोगी। लेकिन इसमें तो उसने कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दी थी, जिससे कि पीने के बाद ही बेहोश हो जाती है ये। अब तो उसे मौका मिल गया था कि इतना अरसा हो गया था कि हम रिलेशनशिप में रहे, आज तक मैंने कभी तुम्हें टच नहीं किया था। चलो फाइनली वो दिन आ ही गया। अब तो तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। जुआन को तो चिंग की फिक्र हो रही होती है कि इतना टाइम हो गया, वो लड़की कहाँ चली गई। खैर फाइनली उसे बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद ही पता चल जाता है कि वो किधर होती है। इधर तो इसने अच्छी खासी दुर्गत बना दी होती है लियू साहब की, और अपने आदमियों से कहकर उसे वहाँ से भिजवा दिया था। 2 घंटे के बाद ही चिंग को भी होश आ गया था। उसे तो इसकी बहुत ही टेंशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे चिंग तो जुआन को खुद से दूर रहने को ही बोल देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट लव वेवे ही थी ना, तुमने ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों की है। आइंदा के बाद मेरे करीब मत आना। अब जुआन से मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है, वो सारी बात का बता देता है कि वेवे से नहीं बल्कि मैं तुमसे कॉलेज लाइफ में लव करता था। तुम शायद वो सारी बातें ही भूल गई होगी। अब उसे पिक्चर्स दिखाने के साथ साथ ये भी बताता है कि वो वाला अकाउंट मेरा ही है, जो कि सोशल मीडिया पे अभी भी है, मैंने 5 साल पहले बनाया था। अब यही सारी बातें याद करके वो भी इमोशनली हो गई थी। खैर यही सुनते उसे याद आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि उस दिन ये कितनी ज़्यादा खुश थी कि आज मुझसे मॉम डैड मिलने के लिए आ रहे हैं, और कुछ दिनों के लिए मैं उनके साथ रहने के लिए भी चली जाऊँगी। बट अचानक ही फिर देखती है कि कैसे इसके मॉम डैड का भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये जल्दी से ही जुआन के साथ मिलके उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंची तो थी, बट डॉक्टर बताते हैं कि काफ़ी लेट हो गई है। अब इसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे थे। यही सदमा तब चिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ना सिर्फ इसकी कुछ मेमोरी चली गई, बल्कि कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रही, और तब से ही इसका जुआन के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। अब जुआन ने तो जैक को ही पकड़ा होता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई थी। मीन के एक तो तुमने मेरे डैड पे अटैक किया, ऊपर से हमारी फैमिली को ही तबाह व बर्बाद करने के चक्कर में हो। तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसने तो इसे इवन के पागल खाने में ही भेजने का फैसला कर लिया था कि वहाँ पे जाके तुम्हें अच्छा खासा सबक मिल जाएगा। हमें चिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम डैड की ग्रेव पे आके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरी वजह से ही आपकी डेथ हुई थी। मैं तो खुद से ही काफ़ी ज़्यादा हेट करने लगी हूँ जब से मुझे पता चला है। वेल वो इसे तसल्ली देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब एक ना एक दिन तो इंसान को मरना ही होता है। हो सकता है कि इनका दिन भी तभी मुकर्रर क्या क्या होगा। यहाँ पे मॉम डैड को याद कर कर के इमोशनल हो गई, ये तो बेहोश ही हो गई थी। अब जैसे वो इसे हॉस्पिटल लेके पहुँचता है तो वहाँ पे इन्हें ये न्यूज़ मिलती है कि चिंग तो प्रेग्नेंट है। ये सुन के अपने सारे दुखी जुआन भूल जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। इवन के इधर ही इसे भी खुश दिखाया जाता है कि क्या वाकई में मैं माँ बनने वाली हूँ। खैर यहाँ पे जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए ये बाहर गया था, वापसी पे आके देखते हैं कि हॉस्पिटल बेड पे तो चिंग होती ही नहीं है। इसे काफ़ी टेंशन होने लगी थी कि वो किधर गई।
जैक तो जैसे तैसे करके पागल खाने से भाग गया था और उसी ने ही चिंग को किडनैप करके रखा हुआ था। वो अपना सारा बदला चिंग से ही लेना चाहता था और इसके बच्चे को ही आज के दिन ही ख़त्म करना चाहता है कि देखो कैसे ही युआन की वजह से मेरी मोम जेल पहुंच गई है। इवन कि उसने मुझे पागल खाने भी भिजवा दिया था, तो मैं पूरा पूरा उसका बदला तुमसे ही लेके रहूँगा, फिर देखता हूँ कि उसे कैसे तकलीफ़ होती है। अब युआन तो ढूंढता ढूंढता ही चिंग को इसके अड्डे पे आई क्या होता है, उसे बड़ी ही टेंशन हो रही थी। जैक ने तो जल्द से एक बॉम्ब फिट कर दिया था कि ठीक है हम सबकी डेस्टिनी डिफरेंट है, लेकिन आज सारे एक दिन में ही मर जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। चलो मौत तो सबको सेम आती ही है। अब जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें जा गिरता है। जैसे तैसे करके इन लोगों ने चिंग को तो बचा लिया था, लेकिन जैक साहब मारे जा चुके होते हैं। अब सारे ही दुश्मनों से निपटने के बाद ही अपने बच्चे को लेके चिंग और जुआन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब तो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला कोई भी नहीं है। एंड देन इसी के साथ ही इस क्यूट से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।